पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे होंगे, होप सो। तो कल आपने अनेक अनेक प्रकार के प्रशासन, उनके गुण उनके दोष के विषय में हमसे पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपके जो यूनिट 2 का, समझिएगा बात को, चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए, तो आप अगर टेलीग्राम यूज़र हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो पीजी पॉइंट, समझिएगा बात को, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप हमसे वहाँ भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई एक बात। अब आइए शुरू करेंगे आपका सेशन, जो कि आपका बहुत अल्टीमेट रहने वाला है, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, कुछ आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नया। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। होप्स हो कि आपने शेयर कर दिया होगा। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी सरकार भारतीयों को शिक्षित करने या शिक्षा प्रदान करने में कोई रुचि नहीं रखती थी। वो क्योंकि हम लोगों को कैसे बना के रखना चाहती थी? गुलाम बना के रखना चाहती थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भाई 1947 में जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में राष्ट्र को जनतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, आपने अपनी प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें हम लोगों को क्या घोषित कर दिया गया? 1947 के बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, हम लोगों को जनतंत्रात्मक गणराज्य घोषित कर दिया गया एवं आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक, इन क्षेत्रों, आज जो हम लोगों की क्लास रहने वाली है ना, उसमें पॉलिटिकल टच रहने वाला है, तो आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है इस एज में आप सब कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो तैयारी भी कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स बोल रही हूँ मैं, पॉलिटी की चल रही होगी, तो उससे भी संबंधित आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इन क्षेत्रों के में प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन हुआ। ठीक, और हम आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा एक कैसा विषय है? मैम, शिक्षा एक समवर्ती विषय है। कैसा विषय है? समवर्ती विषय। मैम, समवर्ती का मतलब क्या? समवर्ती का मतलब होता है कि जिसमें हस्तक्षेप राज्य सरकारें भी कर सकती हैं और आपकी जो केंद्र सरकार होती है वो भी अपने हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक, इसी तरीके से आप इसका सबसे अल्टीमेट एग्जांपल हम आपको बताएं, केंद्र सरकार अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है, जिसे आप सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट कहते हैं। स्टेट अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है टीचिंग का, जैसे आपने देखा होगा यूपी टेट जो उत्तर प्रदेश का होता है, इसी तरीके से बिहार का टेट होता है, छत्तीसगढ़ का टेट होता है। क्यों मैम राज्य सरकार अपना, केंद्र सरकार क्यों करवा रही है अलग अलग? हमने कहा क्योंकि शिक्षा आपका कैसा विषय है? एक समवर्ती सूची का विषय है, इस वजह से। अब आइए पढ़ते हैं, शिक्षा से संबंधित क्या हुआ? इस कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन किया गया तथा इन योजनाओं में शिक्षा का विशेष ध्यान तथा स्थान भी दिया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास भी किए हैं, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार से। तो देखो, पहला है आपका केंद्र सरकार पर शैक्षिक प्रशासन। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र स्तर पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर। राज्य स्तर पर भी शैक्षिक प्रशासन होता है और जिला या स्थानीय स्तर पर भी शैक्षिक प्रशासन होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और आपका सेंट्रल लेवल पे। मैम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी डिबेट्स कंपटीशन होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बढ़िया से कंपटीशंस हुआ करते हैं, तो इन सब से संबंधित हम लोग चर्चाएं कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन तंत्र। जो आपका शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एजुकेशन है इसके विषय में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, यानी कि अगर हम बात करें 1947 से पहले की, अर्थात औपनिवेशिक काल की, जिसे हम क्या कहते थे? औपनिवेशिक काल कहते थे। इनमें भारतीयों को शिक्षित करने में ब्रिटिश सरकार की कोई रुचि नहीं रखते थे। तभी तो आप देखिए, जब भाई ब्रिटिश शासन था अपने भारत देश में, तो जो भारतीय लोग थे इनको वो शिक्षा नहीं देते थे, है ना। वह केवल शिक्षा के नाम पर भारतीयों को धोखे में रखते थे ना। क्या करते थे कि हम आपको बढ़िया शिक्षा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसके नाम पर क्या करते थे? जो इंडियंस होते थे उनको धोखे में रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या था कि भारत की गिनती दुनिया में निरक्षर देशों में होने लगी थी, है ना। हम लोगों की जो गिनती थी वो कैसे होने लगी थी? निरक्षर देश, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको कह सकते हैं हम शिक्षा में कोई बिल्कुल नॉलेज नहीं, कुछ अधिकार नहीं है। जबकि गुलामी से पूर्व की अगर हम बात करें, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के भी पहले की अगर हम बात करें, जब भारत देश में जो भारतीय थे ये गुलाम नहीं हुआ करते थे, उससे पहले की बात करें तो
पूर्व भारत, देखिए गुलामी से पूर्व भारत की गिनती दुनिया के सर्वाधिक साक्षर देश में होती थी। यानी कि अगर हम देखो देखो पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, 1947 के पहले, आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या था, ब्रिटिश शासनकाल था। ब्रिटिश शासन के समय जो अपना भारत देश था या भारतीय जो थे, इनकी गिनती कैसे होने लगी थी, निरक्षर देशों में होने लगी थी, कि मतलब बिल्कुल अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है भारत के लोग। लेकिन अगर हम ब्रिटिश शासनकाल के यानी कि गुलामी से पूर्व की बात करें, एकदम पहले चले जाएं, जैसे आपने देखा होगा जब महिलाएं भी जब तब किया करती थी, है ना, एकदम पूर्व काल में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जो भारतीय थे उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था, है ना। और जो हमारा देश था वो क्या था, सर्वाधिक साक्षरों में गिनती आती थी, कि मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि इस काल में भी शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा समाजवादी समाज की व्यवस्था को अपनाया गया। शिक्षा को राज्यों को सौंप दिया गया था तथा केंद्र सरकार केवल कुछ विशेष क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था देखती थी। इसके साथ ही राज्यों को परामर्श एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, कौन, केंद्र सरकार। जिससे क्या हुआ, शिक्षा विकास में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। समझिएगा बात को, पहले क्या था कि भाई राज्य को सौंप दिया गया था, है ना, फिर अब समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो अब फिर समझो बात को क्या हुआ। केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की क्या पृष्ठभूमि रही, बैकग्राउंड रहा, वो बात करते हैं पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की अगर हम बात करें तो यानी कि 1883 ईस्वी के लगभग, तब तक शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी थी, तो केंद्र सरकार की हुआ करती थी। किसकी थी, केंद्र सरकार की होती थी। अर्थात शैक्षिक प्रशासन पूरी तरह से कैसा था, केंद्रीकृत था। कैसा था, केंद्रीकृत था, यानी कि सारा जो है वो किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। प्रांतों को केंद्र की नीतियों का पालन करना पड़ता था, है ना। जैसे आज आप राज्य देख रहे हैं, तब के समय में क्या हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांतों को किसकी बातें माननी पड़ती थी, केंद्र की बात माननी पड़ती थी। लेकिन 1883 में आपके कौन है, लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपकर शिक्षा में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। सन 1900 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का सृजन किया गया तथा सन 1910 में शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसे उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड लैंड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड लैंड्स कहा जाता था। ठीक, आप समझिएगा बात को। यदि आपका पेपर MCQs टाइप होता है ना, तो आपसे यहाँ से कम नहीं तो 5 क्वेश्चंस आप ये मान लीजिए अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक, लेकिन अभी कोई श्योरिटी तो है नहीं कि MCQs होगा कि आपका थ्योरेटिकल होगा, तो इसलिए मुझे क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ाना है, आप सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बात आती है 1954 की। 1947 में भाई स्वतंत्रता मिली है, देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1954 में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया। ठीक, समझिएगा बात को, शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया। उसके बाद में 1957 में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को सम्मिलित कर दिया गया। 1 वर्ष के पश्चात इस मंत्रालय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। तो उपर्युक्त व्यवस्था 1962 तक चली थी तथा 1963 में पुनः दोनों मंत्रालयों को जोड़ दिया गया। फिर समझो, पहले तो दोनों ही अलग अलग चलता रहा सिस्टम, लेकिन फिर इनको जोड़ दिया गया और इसे 2 विभागों में विभक्त किया गया, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग, है ना। अब 1967-68 में इस मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया तथा इसमें कुछ ब्यूरो को स्थान दिया गया। कुछ ब्यूरो, अब मैम ये कौन कौन थे, हमने कहा जैसे आपके सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, योजना एवं समन्वय ब्यूरो, प्रशासनिक ब्यूरो, सामान्य शिक्षा ब्यूरो, तकनीकी शिक्षा ब्यूरो, छात्रवृत्ति एवं युवा सेवा ब्यूरो, भाषा एवं पुस्तक संवर्धन ब्यूरो। कुछ इस प्रकार से इनको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। बात करें 26 सितंबर 1985 की, तो केंद्र सरकार ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। मंत्रालय आपका संपूर्ण देश में शिक्षा के विकास एवं उसके संवर्धन के लिए उत्तरदायी था। इस मंत्रालय को 5 विभागों से विभक्त किया गया। कौन कौन से, समझिए, जिसको आप MHRD बोलते हैं ना, MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब इस मंत्रालय के अंतर्गत कितने भाग हैं, 5। कौन कौन से, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा मामले एवं खेलकूद विभाग और महिला एवं शिशु देखभाल का विभाग। ठीक, उसके बाद में सन
1985 से शिक्षा इसी मंत्रालय के शिक्षा विभाग के द्वारा देखी जा रही है ना। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पुनः 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। कौन कौन से? देखो, डिवाइडेशन इसलिए होता जा रहा था क्योंकि एक जो आपका डिपार्टमेंट था वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा था। तो जैसे किसी काम को भाई एक लोग अकेले कर रहा है, उसको 2 लोग मिलकर करेंगे तो आसानी से जल्दी अच्छा होगा। तो उसी तरीके से जो आपका कह सकते हैं हम शिक्षा एवं साक्षरता विभाग था, ऊपर आपने जो 5 विभाग पढ़े ना, उनके अंतर्गत जो शिक्षा एवं शिक्षा साक्षरता विभाग था, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा, जैसे सेकेंडरी एंड एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। उच्च स्तर शिक्षा को 6 उप श्रेणियों में विभक्त किया गया। ये श्रेणियाँ आपकी कौन कौन सी थी समझिएगा। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, जिसे आप यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कहते थे। तकनीकी शिक्षा, जिसे आप टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं। पुस्तक संवर्धन एवं कॉपीराइट, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट का। छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप्स, भाषा और बोली लैंग्वेजेस, और अल्पसंख्यक शिक्षा यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशन। तो मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। समझिएगा, मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट स्तर का जो आपका मंत्री होता है वो होता है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता है ना। इसकी सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री होते हैं, एक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को देखता है तथा दूसरा उच्च विभाग को। इसके साथ ही मंत्रालय के प्रशासनिक कार्य के लिए सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार पर शैक्षिक प्रशासन की संगठनात्मक संरचना क्या है, ये समझिएगा। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन 3 स्तरों में विभाजित है। देखो, वर्तमान की बात करें तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 3 स्तर कौन कौन से हैं आपके? तो मंत्रालय, सचिवालय और शैक्षिक ब्यूरो, जिसे आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री, सेक्रेटरीट और एजुकेशनल ब्यूरो। तो यहाँ इनके उत्तरदायित्व एवं कार्य का वर्णन कुछ संक्षेप में हम आपको बताते हैं, जिसे आप MHRD बोलते हैं, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनका क्या मुख्य रूप से कार्य होता है? तो इस मंत्रालय के सर्वप्रमुख अधिकारी मानव संसाधन मंत्री होते हैं। इस विभाग के राज्य शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के शैक्षिक प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते हैं। शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण करना, जैसे आपने देखा NEP 2020 है ना। और इस मंत्रालय का ये क्या है? प्रमुख कार्य होता है। एक होता है आपका शिक्षा सचिवालय। शिक्षा सचिवालय में क्या होता है? शिक्षा सचिव इस सचिवालय के मुख्य अधिकारी होते हैं। इसके अधीन अतिरिक्त सचिव, उप सचिव एवं सहायक सचिव होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य होता है नीति का कार्यान्वयन करना। जो ये शिक्षा नीति को निर्माण करना है, इनको कार्यान्वयन कौन करेगा? जो आपका शिक्षा सचिवालय होंगे वो। ठीक, उसके अंदर शैक्षिक ब्यूरो क्या होता है मैम? देखो, वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रशासन निम्नलिखित विभागों में विभाजित है। DPEP प्रौढ़ शिक्षा तथा रासम विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, पुस्तक संवर्धन, छात्रवृत्ति एवं UTS, तकनीकी शिक्षा, वित्त, प्रारंभिक शिक्षा एवं युवा और योजना, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषाएं, व्यावसायिक शिक्षा, लेखा, मतलब बहुत इन सब चीज़ों में क्या है? डिवाइड है। तो इन सब विभागों में एक एक क्या है? सचिव हैं। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री एवं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री तथा शिक्षा सचिव को इन विभागों के कार्यकलापों में सहायक एवं संयोजक का कार्य करते हैं। इन सहायक सचिवों की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में कई अन्य अधिकारी एवं सहायक स्टाफ भी होता है। विभागों का कार्य अपने अपने विभागों से संबंधित शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था करना है। उपर्युक्त के अलावा उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों का भी गठन किया गया, जो उच्चतर शिक्षा अनुसंधान के लिए कार्य कर रही है। इनका कुछ संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जो आपका शिमला में, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जो आपकी न्यू दिल्ली में, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो आपका नई दिल्ली में, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जो आपका नई दिल्ली में। अभी अगर पेपर MCQ होता तो कहीं से क्वेश्चन बन सकता था। भाषाओं की प्रोन्नति के क्षेत्र में निम्नलिखित संगठन कुछ इस प्रकार हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, केंद्रीय संस्कृत संस्थान आपका नई दिल्ली में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आपका नई दिल्ली में। ठीक है, फिर देखिएगा भाई, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संगठन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा बालकों की शिक्षा की बुनियादी होती है तथा बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर सुधार किया जा सके। केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि हेतु नई दिल्ली में बाल भवन सोसाइटी की स्थापना की है। ये सोसाइटी आपकी 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालकों में सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र एवं संगठन की अगर हम बात करें तो विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के
ने कई शैक्षिक संगठनों की स्थापना की है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ना सिर्फ आपके बीएड के लिए अपितु आगे चल के आपके लिए काम आने वाले हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या था भाई? देखो विद्यालयी शिक्षा जो थी आपकी स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन था, जैसे आप देखते हैं नर्सरी लोअर अपर, 1st to 5th, 6th to 8th, 10th to 12th, तो जो आपका स्कूल लेवल पे एक एजुकेशन होता है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसने कई शैक्षिक संगठन जो थे इनकी स्थापना की। इनका प्रमुख कार्य क्या था? जो उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा है ना, इसको बढ़ावा देना। इस शिक्षा से संबंधित आपके प्रमुख जो शैक्षिक संगठन थे वो कौन कौन से थे? जैसे हमने आपसे कहा है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद कहाँ है? दिल्ली। केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसे आप केवीएस के नाम से जानते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली जो आपका सीबीएसई बोर्ड जिसे आप कहते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति जो नई दिल्ली, और एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसे आप ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जैसे ये आती है ना, वो इसी एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संगठन की अगर हम बात करें तो और क्या हुआ भाई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा मतलब जो बिजनेस पर्पज से एक तरीके से, जिससे लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, व्यवसाय मिल सके, ऐसी शिक्षा में मदद किया। किसने मदद किया? तो तकनीकी शिक्षा में, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ने। इस माध्यम से देश में नई तकनीकी का विकास हुआ तथा उत्पादन को भी बढ़ावा मिला, ठीक, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। इस क्षेत्र में मैम क्या क्या आता है? तो देखो इसमें क्या आता है? भारतीय खान स्कूल धनबाद में, राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी रांची में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर तथा कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान, और 17 क्षेत्रीय आपके इंजीनियरिंग कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे। पुस्तक संवर्धन एवं निर्माण के क्षेत्र के संगठन की अगर हम बात करेंगे आपसे तो समझिएगा बात को। इस केंद्र सरकार ने पुस्तकों के निर्माण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में स्थापित किया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग का एक क्या है? स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन के लिए की गई थी। ये हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 अन्य भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन करती है। न्यास यानी कि जो ट्रस्ट सामान्य पाठकों के लिए भौतिक, पर्यावरण, जीव जंतुओं एवं वनस्पति, भारत की लोक कथाओं, महापुरुषों की जीवनियाँ, साहित्यिक कृतियाँ के अनुवाद तथा लोकप्रिय विज्ञान विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। बालक के लिए नेहरू बाल पुस्तक माला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद साहित्य का प्रकाशित करता है। ये प्रकाशन जो है वो आपका कई विषयों पर देश के बालकों के लिए मातृभाषा में एक समान पठन सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त न्यास जो आपके ट्रस्ट है वो विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों के शिक्षक एवं छात्रों के लिए उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए लेखक व प्रकाशकों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही देश में पठन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि लोग क्या करें? रीडिंग की ओर अग्रसर हो, इसको बढ़ावा देने के लिए देने के उद्देश्य से पुस्तक मेलों, उत्सव, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि देश में केंद्र स्तर पर शिक्षा की समस्त जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होती है। यानी कि जो आपकी एजुकेशन से संबंधित कह सकते हैं हम जिम्मेदारियां हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होती हैं। वह केंद्रीय संस्थानों से संचालन के साथ ही राज्यों के समय समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करता रहता है। इसके साथ ही शैक्षिक परामर्श भी देता है। तो जो आपका MHRD है ये क्या करता है? राज्यों को समय समय पर आर्थिक यानी कि रुपए के से संबंधित मदद करता है और इसके साथ ही शैक्षिक परामर्श भी देता है। स्वायत्त शासी संगठन यानी ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है भाई? तो देखिए उपर्युक्त विभागों कार्यशालाओं का उपर्युक्त विभागों कार्यालय के अतिरिक्त शिक्षा विभाग से निम्नलिखित स्वायत्त संगठन संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र में परामर्श देने एवं तत्व संबंधी का संपादन करने में सहयोग करने के लिए कुछ मंडल, परिषद, संस्थान एवं आयोगों का गठन किया गया, जो आपके इस प्रकार से एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो सन 1961 में नई दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय
जो आपका कह सकते हैं हम एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में नई दिल्ली में हुई थी। ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं आपके, वो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो यूजीसी का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। ये परिषद राज्यों के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से विशेष संबंध बनाए रखता है। ये यूनिसेफ तथा यूनेस्को से भी संपर्क बनाए रखता है। कौन? एनसीईआरटी। परिषद के 4 क्षेत्रीय कॉलेज तथा 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। परिषद ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के आधार पर कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। पुस्तकों के अतिरिक्त कई पत्रिकाओं का प्रकाशन भी परिषद द्वारा किया गया है। कौन? एनसीईआरटी करती है। परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं भाई? इसके कार्य क्या हैं कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अनुसंधान व शोध को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना, शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना, ये अनुसंधान विस्तार कार्य, स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संबंधी नीति एवं कार्यक्रम का संचालन के लिए उत्तरदायी है। कौन? एनसीईआरटी। अब हम बात कर लें यदि एनसीटीई, आपने अधिकतर एक नोटिस अभी आई थी तो उसमें आपने सुना है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार, अभी हाल ही में एक नोटिस का वीडियो हमने बनाया था तो आपने सुना भी होगा मेरे मुँह से कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार जो आपका सीटेट है ना, वो आपने किसी भी अगर टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल हैं देने के लिए, है ना। ज़रूरी नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट सेम में हैं कि सेकंड सेम में हैं कि थर्ड सेम में, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने बस टीचिंग कोर्स में अपने आप को इनरोल करा लिया, सो यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग सीटेट एग्जाम अकॉर्डिंग टू दी एनसीटीई गाइडलाइंस। तो ये एनसीटीई है क्या, इसके विषय में पढ़ते हैं। एनसीटीई का मतलब है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटीई की स्थापना सन 1973 में की गई थी। इस परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? अध्यापक शिक्षा संबंधी सभी पक्षों पर परामर्श देना। अध्यापक शिक्षा मतलब समझ रहे हैं, टीचर एजुकेशन लेवल पर। यूजीसी तथा एनसीटीई की संयुक्त वार्षिक बैठक 1976 में हुई। बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में एक समिति गठित की गई जिसमें विशेषज्ञों ने अध्यापक शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए एक योजना प्रपत्र तैयार किया। इस प्रपत्र को शिक्षा संस्थाओं में प्रवक्ताएं जो आपके होते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता है ना, कॉलेज लेवल पे, तो और विशेषज्ञों की अनुमति के लिए भेजा गया। इसके बाद दिल्ली के सम्मेलन में अध्यापक शिक्षा में एक नया क्षेत्र समुदाय के अनुरूप कार्यप्रणाली सुझाया गया। एनसीटीई प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण एवं नियंत्रण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। उसके बाद में आपका एक आता है एआईसीटीई। जैसे आपने एनसीटीई पढ़ा वैसे होता है एआईसीटीई का कुछ अलग कार्य क्या है तो समझिएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये क्या है मैम? हमने कहा इस परिषद की स्थापना पहली बात तो 1945 में हुई थी और इस मंत्रालय का मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। जो इस मंत्रालय का मंत्री होता है वो इस परिषद का अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा अन्य प्रतिनिधि निम्न प्रकार क्या होते हैं? प्राविधि या तकनीकी शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों के प्रतिनिधि, भारत की प्राविधिक संस्थाएं एवं राज्य सरकारों का प्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधि तथा श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य विभागों का प्रतिनिधि, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल का प्रतिनिधि तथा अंतर विश्वविद्यालय मंडल का प्रतिनिधि। उसके बाद में संपूर्ण देश में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना और उसके स्तर की समीक्षा करके उसके विकास हेतु सुझाव का प्रयास करना, है ना, इस परिषद का कार्य होता है। तकनीकी शिक्षा परिषद में प्रशासनिक दृष्टि से 7 मंडल, बोर्ड तथा 4 क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गई जो प्राविधिक शिक्षा की प्रगति हेतु सारे देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उससे संबंधित समस्याओं के समाधान का कार्य करती है। उसके बाद में आता है यूजीसी, जिसे आप कहते हैं ना यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप स्नातक की ओर होते हैं तब की बात बता रहे हैं हम आपको। इसका होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था होती है। सन 1956 में राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए किया गया ऐसा। यूजीसी के मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालय की स्थापना करना, उनके विकास के लिए सुझाव व अनुदान देना, निरीक्षण करना, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। उसके बाद में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति की समय समय पर जांच करना, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना आदि है।
यूजीसी का प्रमुख चेयरमैन कहलाता है, जो सचिव की सहायता से कार्य संपादन करता है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 3 विश्वविद्यालय के उपकुलपति के प्रतिनिधि, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और 4 सदस्य शिक्षा विशेषज्ञ या शिक्षाविद होते हैं। ये उच्च शिक्षा की स्तर मान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। आपके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है आपका, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे आप CABE के नाम से जानते हैं, कैब। ये बोर्ड शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना तो क्या कह सकते हैं हम, इसकी स्थापना तो सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी। लेकिन सन 1935 से इसने अपना कार्य शुरू किया। इस बोर्ड का अध्यक्ष भारत का शिक्षा मंत्री, कैब का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का शिक्षा मंत्री होता है। भारत का शिक्षा मंत्री इस समय कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज द एजुकेशनल मिनिस्टर इन इंडिया इन प्रेजेंट, है ना। और समझिएगा, और इसके सदस्य राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं। इस बोर्ड की बैठक में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व योजना आयोग से चुने हुए विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। इस बोर्ड की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होती है, जिसमें देश के शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। बैठक के निर्णय को एक शिक्षा पत्रिका में प्रकाशित कर सारे देश में प्रसारित किया जाता है। ये शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यों को सरकार को सलाह देती हैं। उसके बाद में होता है आपका अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, जिसे आप AICPE के नाम से जानते हैं। इस परिषद का गठन सन 1957 में किया गया। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्रीय सरकार इसी परिषद के माध्यम से अपने दायित्वों को पूर्ण करती है। केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव इस परिषद का क्या होता है? सभापति होता है। ये परिषद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करती है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से तैयार करती है। इस परिषद में आपका बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ, पिछड़े वर्ग व स्त्री शिक्षा के विशेषज्ञ, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रतिनिधि, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, AICSE। ये समझ लीजिए, अलग अलग परिषद हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1955 में हुई। माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने, उसका विकास करने तथा इससे संबंधित विभाग समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई थी। इस परिषद में 22 सदस्य होते हैं और हमारे देश की सरकार का शिक्षा परामर्शदाता इसका क्या होता है? सभापति होता है। यह परिषद अखिल भारतीय स्तर पर नई प्रणाली के लिए निर्णय करती है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, निर्देशन तथा मूल्यांकन आदि का प्रारूप भी विकसित करती हैं। इसमें शिक्षा मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा क्या करते हैं? मनोनीति, प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा संबंधी नीति, कार्यक्रम एवं योजना बनाने तथा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। उसके बाद में आता है आपका CSWB, उसके बाद में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री, फिर आपका NCWE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन, और उसके बाद में NIEPA, और उसके बाद में NRHEC और CDH। इनके विषय में पढ़ेंगे, फिर करेंगे हम सेशन को एंड। लेकिन एक बार पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग क्या CSWB क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बोर्ड की स्थापना सन 1953 में की गई थी। इसके प्रमुख आपके चेयरमैन कहते हैं, और इसके प्रमुख को और प्रमुख के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड के प्रमुख कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों में समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना, उनके विकास एवं सहायता की व्यवस्था करना, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना, महिलाओं एवं अशक्तों के लिए कार्य करना तथा समाज कल्याण से संबंधित संस्थाओं, संगठन एवं केंद्रों के माध्यम से समाज की उन्नति के लिए कार्य करना सम्मिलित है। 9th पॉइंट क्या है आपका? AICEE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप कह सकते हैं अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद। ये प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम तैयार करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में जैसे आपने देखा होगा कि भाई भोजन से संबंधित जो आपको है ना, मिड डे मील, जो ऐसी ये सब योजनाएं आती है ना, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करवाना, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपके AICEE के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद में NCWE क्या है? NCWE होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद। NCWE देश में प्रसार संबंधी कार्यक्रम का अधिकारी
विशेष नियंत्रक होता है, सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य अधिकारी होता है तथा सदस्यों के रूप में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। विषय संबंधी विशेषज्ञों एवं शिक्षाविद आदि होते हैं। ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में सरकार को सलाह देती हैं और प्रशासन कार्य में सहयोग करती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान की अगर हम बात करें NIEPA, ये जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये संस्थान आपके शैक्षिक योजनाओं के निर्माण और प्रशासन कार्यों में सरकार का सहयोग करते हैं, है ना। उसके बाद में आपका NRHEC क्या होता है मैम? NRHEC नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद होता है, इनका क्या कार्य होता है? ये ग्रामीण उच्च शिक्षा के स्वरूप एवं संचालन कार्य को देखती हैं। उसके बाद में आता है आपका CDH, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी, यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा हिंदी के स्वरूप निर्धारण एवं उसके प्रचार का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये तो आप लोगों ने सब पढ़ लिए पॉइंट्स। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एजुकेशन, है ना। शिक्षा के केंद्रीय प्रशासन तंत्र की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, इस तरीके से देखो। उसके बाद में राज्य जो सरकार है, राज्य प्रशासनिक तंत्र की क्या भूमिका, देखो इस तरीके से ना ये बहुत आपका अल्टीमेट टॉपिक रहने वाला है। शिक्षा का राज्य प्रशासनिक तंत्र क्या होता है वो पूरा डिफाइन किया गया है यहाँ पर। राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय क्या है ये पूरा डिफाइन किया गया है। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ये यूनिट का बड़ा होने वाला है, तो डोंट टेक टेंशन, है ना। हमने आज आपको ये चैप्टर शुरू कर दिया है जो आपका क्या है, यूनिट 2 से रिलेटेड था और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। जब रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से इन सब चीज़ों को आपको समझ में आएगा। तो केंद्र एवं राज्य स्तर पर यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर शैक्षिक प्रशासन जो है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके विषय में हमने जाना। इसके 3 स्तर हैं, कौन कौन से? केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला तथा स्थानीय स्तर। तो अभी हम लोग केंद्रीय स्तर पर ही बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने शिक्षा का केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र आपको पढ़ाया और उसके बाद में केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की क्या पृष्ठभूमि होती है। ठीक, उसके बाद में हमने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद में हमने आपको केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संगठनात्मक जो संरचना है उसको पढ़ाया। इसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, मंत्रालय में, सचिवालय में और शैक्षिक ब्यूरो में। जिसके अंतर्गत हमने आपको देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय और शिक्षा शैक्षिक ब्यूरो के विषय में पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र और संगठन पढ़ाए और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संगठन थे वो पढ़ाया। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संगठन क्या होता है वो पढ़ाया और तत्पश्चात पुस्तक संवर्धन एवं निर्माण के क्षेत्र का संगठन जो होता है वो पढ़ाया। उसके बाद में जो आपकी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब था स्वायत्त शासी जो आपके संगठन होते हैं, वो आपके हमने कम से कम 13-14 जो है वो पढ़ा है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने आपको NCERT के विषय में बताया क्या है। उसके बाद में हमने आपको सुनो ये आपका एक होमवर्क है, होमवर्क में सुनो क्या है कि जो ये फुल फॉर्म्स है ना, जैसे NCERT हो गया, इन सब के फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लाइन से लिखना है। हालांकि माना 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, चाहे जहाँ से लिख करके याद करके, चाहे जैसे देख के लिखो। NCERT का फुल फॉर्म लिखना है, NCTE का फुल फॉर्म लिखना है आपको, AICTE का फुल फॉर्म लिखना है, UGC का फुल फॉर्म लिखना है, CABE का फुल फॉर्म लिखना है, AICPE का फुल फॉर्म लिखना है, AICSE का फुल फॉर्म लिखना है, CSWB का फुल फॉर्म लिखना है और AICEE का फुल फॉर्म लिखना है, NCWE का फुल फॉर्म लिखना है, NIEPA का फुल फॉर्म और NRHEC और उसके बाद में आपका CDH। इन 14 जो आपके ये हमने आपको पॉइंट्स करवाए हैं, जो आपकी ऑटोनोमस बॉडी बताई हैं, स्वायत्त शासी संस्थाएं बताई हैं, इनके फुल फॉर्म आपको कहाँ लिखने हैं? आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। कहाँ लिखना है? अभी नहीं लिखना है आपको, जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा ना वहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। कल आपको हम पढ़ा रहे होंगे, क्या पढ़ाएंगे कल हम आपको? तो कल हम आपको पढ़ा रहे होंगे कुछ अल्टीमेट सा टॉपिक जो कि आपका रहने वाला है शिक्षा के केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र की जो भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसके विषय में। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है PG Point, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम ID हमारी PG Point ऑफिशियल के नाम से, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिख दीजिएगा अपनों के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।